नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। अगर आप बीए के 4th सेमेस्टर में हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो अधिकतर विश्वविद्यालयों में आपको पढ़ना होता है किसके बारे में? आपको पढ़ना होता है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में, यानी विश्व का आधुनिक इतिहास या आधुनिक विश्व का इतिहास आपको पढ़ना होता है। 1453 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक का इतिहास आपको पढ़ना होता है। इसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें रखा गया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। टॉप 100 एमसीक्यूज होंगे, पिछले कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये बात ध्यान रखेंगे। इसको मैं समझा करके आपको बताऊंगा। 100 से अधिक ही क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2026-27 का यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही मैंने रखा, ताकि आपको कोई ये ना हो कि भाई गुरुजी ऐसे ही बता रहे हैं। मैं क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि यही क्वेश्चन आपकी बार 2026 में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज किसने करी थी? आप सभी को पता होगा किसने करी थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी और वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी। क्या इससे पहले भारत और अमेरिका नहीं हुआ करते थे क्या? आपके मन में जरूर क्वेश्चन होता था, क्या इससे पहले भारत कहीं पर गुम हो गया था? ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिका जाने के लिए जलीय मार्ग की खोज करी थी, ठीक है, किसने? कोलंबस ने। ऐसे ही वास्को डिगामा पुर्तगाल का जो कि नाविक था, यात्री था। अगर आपको नाविक का एक प्रकार से ये किस्सा समझना है, तो एक वेब सीरीज है, उसको देखेंगे। वाइकिंग्स नाम की एक वेब सीरीज है, उसमें आप देखेंगे तो ये दक्षिणी लुटेरे, वाइकिंग्स का मतलब होता है उत्तरी लुटेरे, जो नॉर्वे में रहते हैं और नॉर्वे से वो इंग्लैंड में जाते हैं, फिर वहीं फ्रैंकिया यानी कि फ्रांस में जाते हैं, रूस में जाते हैं। तो वो किसके माध्यम से? जल के माध्यम से जाते हैं, मतलब कि वो जलीय लुटेरे होते हैं। थार को अपना देवता मानते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक देवता उनके ओडिन, ओडिन के नाम, ऐसे तमाम ओडिन उनके देवता होते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो वहाँ पर जो है ये नाविकों के बारे में बड़ी ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलती है। ये मैंने रेफरेंस बता दिया, चूँकि बहुत ही मतलब कि अगर आपको हिस्टोरिक चीज़ें पसंद है तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हालाँकि मुझे कोई प्रमोशन के लिए कुछ नहीं मिला है, ऐसा नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं, मैं बस केवल बता रहा हूँ कि भई इससे रिलेटेड है थोड़ा-सा। तो अमेरिका की खोज किसने करी थी बेटा? कोलंबस ने करी थी। कोलंबस की बात की जाए, ये 1492 ईस्वी में इटली के नाविक थे ये कोलंबस। इनका पूरा नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली में थे। इन्होंने स्पेन के राजा और रानी की सहायता से अटलांटिक महासागर पार किया और बाहामास, बाहामास माने अमेरिका के पास पहुँचे। हालाँकि वे वास्तव में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करना चाहते थे कोलंबस, और यही काम वास्को डिगामा भी करे थे। 1492 में कोलंबस ने किया था, लेकिन 1498 में बाद में वास्को डिगामा ने यही काम कर दिया था, भारत की खोज कर दी थी, ठीक है। तो चूंकि समुद्री मार्ग में वो ऐसे पहले दिशा वगैरह का उतना था नहीं, जो है कंपास हुआ करता था, उससे बहुत कम ही लोग जो है जान पाते थे, तो ये भटक गया था, उसी में अमेरिका जा करके निकला, ठीक है। तो ये नई दुनिया की खोज कर देता है, अमेरिका की खोज कोलंबस, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, केंद्रीय भू केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? केंद्रीय भू केंद्रीय सिद्धांत को जियो सेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। इसको दिया था टॉलेमी ने। टॉलेमी जो था, टॉलेमी की अगर बात की जाए तो ये है जियोसेंट्रिक सिद्धांत। इसके प्रणेता हैं, यानी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ऐसा टॉलेमी मानते हैं। और सूर्य जो है, उसके अलावा सूर्य के सहित तमाम सारे जो ग्रह हैं वो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ऐसा टॉलेमी मानते थे। मिस्र के खगोल शास्त्री थे क्लाडियस टॉलेमी। दूसरी शताब्दी में इन्होंने ये बातें कही थी। बाद में कॉपरनिकस ने इसको गलत साबित कर दिया और कहा कि नहीं, जो है सूर्य केंद्रित है, यानी हेलियो सेंट्रिक सिद्धांत दिया किसने? कॉपरनिकस ने। और कहा कि सूर्य पृथ्वी के केंद्र, मतलब ब्रह्मांड के केंद्र में है, ना कि पृथ्वी, ठीक है। ये सब चीजें ध्यान है। गैलीलियो ने दूरबीन का खोज करा था, ये बात ध्यान रखेंगे। कॉपरनिकस ने जो है जियोसेंट्रिक नहीं, कॉपरनिकस ने जियोसेंट्रिक नहीं बल्कि किसका? होलियोसेंट्रिक यानी हेलियोसेंट्रिक सूर्य केंद्रित सिद्धांत है कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में। कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, और टॉलेमी बताया कि पृथ्वी सूर्य के, मतलब पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज करी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय राजा, मतलब फ्रांस का राजा कौन था? बताएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो हुई थी, उसके समय में फ्रांस का राजा कौन था? तो लुईस 16वां जो थे उस समय के राजा थे। कौन? लुईस 16वां। बुरबोन वंश के फ्रांस के सम्राट हुआ करते थे, ठीक है। 1789 में क्रांति हुई थी जब, उस समय।
उनकी गलत आर्थिक नीतियों और फिजूल खर्ची की वजह से जनता उनसे त्रस्त हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति हुई और उनको मृत्युदंड दिया गया था। किसको? लुई सोलहवां को। ऑप्शन नंबर सी में दिया है लुई सोलहवां, करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई सोलहवां। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है 1769 में भाप के इंजन का आविष्कार, स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था? बढ़िया प्रश्न है। तो सभी को पता होगा जेम्स वाट ने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जो है इंजन किसने बनाया था, तो पहली बार इंजन थॉमस न्यूकोमेन ने इंजन बनाया था। लेकिन भाप के इंजन की बात पूछेगा तो जेम्स वाट ने 1769 में उसमें सुधार किया और एक व्यवहारिक और शक्तिशाली भाप इंजन तैयार किया। इसी आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति ला दी। आप देखते भाप के इंजन से बहुत दूर दूर तक चीजें जाने लगी। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। प्रश्न आपका आ चुका है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताएंगे। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखा है जीन जैक्स रूसो ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी देता है और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक भी लिखता है। समान इच्छा का सिद्धांत भी रूसो ने ही दिया है। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। रूसो जो थे एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने कहा था मनुष्य जो है स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति के लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों को जन्म दिया था जीन जैक्स रूसो के द्वारा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न आपका आ चुका है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक कौन था दोस्तों? तो इंग्लैंड का शासक उस समय थे जॉर्ज तृतीय। जॉर्ज तृतीय ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं, यही उस समय शासक थे। 1775 से 1783 के दौरान आप देखेंगे जो है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस समय जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। उनकी कठोर नीति और टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लगा दिए थे। इसी की वजह से अमेरिकी उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया और उनको उखाड़ फेंका। ठीक है, अगला 7वां क्वेश्चन आपका आ चुका। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखी? बड़ी फेमस पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसकी है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है ये, द स्पिरिट ऑफ लॉज। फ्रांसीसी दार्शनिक है मॉन्टेस्क्यू। उनका एक पुस्तक है सेपरेशन ऑफ पावर्स नाम की एक पुस्तक लिखा उन्होंने। शक्ति के पृथक्करण की नाम की एक पुस्तक लिखा, सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा नाम से एक पुस्तक लिखी मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांस के दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। उन्हीं उसी पुस्तक में द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है मतलब इसी मतलब स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया इन्होंने मॉन्टेस्क्यू ने। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया कि शासन की शक्तियां एक हाथ में ना होकर के वो बटी होती हैं, यानी कि शक्तियों को बांटना चाहिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में बटी होनी चाहिए, ऐसा कहा था इन्होंने। ठीक है, जॉन लॉक की अगर बात की जाए, जॉन लॉक इन्होंने भी जॉन लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत को भी देते हैं। ठीक है, जॉन लॉक, थॉमस हाब्स और जीन जैक्स रूसो तीनों ने दिया है। नेपोलियन ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस का शासक घोषित किया था? नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट पूरा नाम है, सभी को पता होगा नेपोलियन के बारे में, बड़ा ही महान शासक हुआ करता था। 1804 में ये फ्रांस का सम्राट बनता है। कब? 1804 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जनमत संग्रह के बाद इसने क्या कर लिया, जनता से मनवा लिया और खुद को फ्रांसीसियों का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, नेपोलियन कोड लागू कर दिया उसने, फ्रांस की कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव किया था नेपोलियन ने, ये बात भी ध्यान रखेंगे। बाद में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था, मारा गया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान कहाँ प्रारंभ हुआ? सर्वप्रथम सांस्कृतिक पुनरुत्थान, पुनरुत्थान माने होता है रेनेसा। ठीक है, पुनर्जागरण। तो सांस्कृतिक पुनरुत्थान या पुनर्जागरण जो प्रारंभ हुआ था पहले, वो इटली में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्जागरण की शुरुआत 14वीं शताब्दी में इटली के फ्लोरेंस शहर से मानी जाती है दोस्तों। यहाँ के व्यापारिक समृद्धि और विद्वानों के संरक्षण की वजह से कला, साहित्य और विज्ञान में प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ और इस वजह से इटली जो है, इटली का फ्लोरेंस शहर जो है सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन आपका आ चुका है, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुनर् माने होता है दोबारा और जागने माने होता है जागना, यानी कि पुनरुत्थान या पुनर्जन्म, ये पुनर्जागरण का अर्थ होता है। रेनेसा का अर्थ क्या होता है? रेनेसा का अर्थ होता है रिवाइवल या फिर रिवर्थ, जिसको आप कह सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व कौन सा था? बताएंगे फटाफट से आप बताने का। अच्छा, रेनेसा शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया हुआ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। पुनर्जागरण की वैचारिक पद्धति में मुख्य तत्व कौन सा था इनमें से? तो था मानववाद। ठीक है, ह्यूमनिज्म। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानववाद का मतलब होता है मानव जीवन और उनकी समस्याओं को केंद्र में रख करके शासन वगैरह चलाना है, आगे बढ़ाना, मानववाद। 12 नंबर क्वेश्चन से, पुनर्जागरण का प्रमुख कारण क्या था? पुनर्जागरण क्यों हुआ दोस्तों? व्यापार का उदय हुआ, इसी वजह से पुनर्जागरण हुआ। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, मध्यकाल के अंत में क्या हुआ, व्यापार बढ़ने से नगरों का विकास हुआ, एक नया समृद्ध वर्ग पैदा हुआ। इस वर्ग ने कलाकारों और विचारकों को संरक्षण दिया। ठीक है, और इसकी नई सोच को बढ़ावा मिला।
हालांकि सामंतवाद का पतन जो था वो हुआ, और सामंतवाद के पतन के बाद में जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पुनर्जागरण शुरू हुआ। सामंतवाद का पतन भी एक कारण रहा है, ठीक है, क्लियर, ये बात ध्यान रखें। तो व्यापार का उदय से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही आपका डी वाला करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद के उदय से, पूंजीवाद से उदय, उससे पहले पूंजीवाद का उदय, सामंतवाद का पतन, ठीक है, नगरों की स्थापना होती, तो सारे कारण बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो है प्रमुख कारण व्यापार का उदय ये मान सकते हैं शुरुआती दौर में। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत 1453 ईस्वी से मानी जाती है। 1453 ईस्वी से मानी जाती है। कुस्तुनतुनिया के पतन के को मध्य युग का अंत कहा जाता है। मध्य युग में देखते हैं अंधकार युग था। आधुनिक युग की शुरुआत 1453 के बाद से शुरू होती है। यहाँ से विद्वान भाग करके इटली गए कुस्तुनतुनिया से, और अपने साथ प्राचीन ज्ञान ले गए, जिससे पुनर्जागरण शुरू हुआ। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद में आप देखते हैं कि आधुनिक युग की शुरुआत यूरोप में हो जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन से, चर्च द्वारा, प्रश्न है, चर्च द्वारा किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? चर्च के द्वारा टाइथ नाम का एक कर होता था, उसको वसूला जाता था टाइथ। टाइथ जो था एक धार्मिक कर हुआ करता था, जो चर्च के द्वारा किसानों की उपज के 10वें हिस्से के रूप में 10वां अंश लिया जाता था, यानी कि 1 क्विंटल हुआ तो 10 किलो आपको चर्च को देना है। टाइल जो होता था दोस्तों, टाइल की अगर बात की, टाइल जो था एक प्रत्यक्ष भूमि कर था जो राज्य लेता था, यानी कि ये राजा लेता था टाइल नाम का कर, जो जनता देती थी राजा को। लेकिन टाइथ जो है एक धार्मिक कर होता था, जो कि जो है उपज का 10वां अंश लेता था, कौन? चर्च लेता था। 15 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, चर्च की सर्वोच्च सत्ता थी, चर्च की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी दोस्तों? रोम के पोप के पास थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोम के पोप के पास जो थी, रोम उस समय जो है सबसे बड़ा पावरफुल धार्मिक केंद्र हुआ करता था। मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च का प्रमुख पोप होता था, जिसका निवास स्थान रोम यानी वेटिकन में होता था, ठीक है। उसका प्रभाव राजाओं के ऊपर भी रहता, नहीं राजा भी उससे बढ़ करके नहीं थे, ऐसा माना जाता था। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फ्यूड का क्या अर्थ है? फ्यूड का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा। फ्यूज का मतलब क्या होता है? जमीन का एक टुकड़ा, ठीक है, अ पीस ऑफ लैंड। सामंतवाद शब्द जो है दोस्तों, ये शब्द जो है जर्मन शब्द फ्यूड से ही बना हुआ है, फेडरलिज्म जिसको आप कह सकते हैं। सामंतवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म बोलते हैं। इसका मतलब है कि वह भूमि जो एक सामंत यानी लॉर्ड अपने अधीन व्यक्ति, यानी कि जो उसके अधीन व्यक्ति होता है अपने सामंत, उसके उसको सेवा के बदले में देता है, उसी को फ्यूड कहते थे, ठीक है। सामंतवादी व्यवस्था यही होती थी। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका, सामंतवाद शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा के फ्यूड शब्द से मानी जाती है? तो जर्मनी भाषा के, जर्मन भाषा का शब्द है फ्यूड, ठीक है, फ्यूड शब्द, ठीक है, वही से बना है आपका। ऑप्शन नंबर इसका जर्मनी का भाषा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का डी ऑप्शन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों, प्रश्न, मेनर को क्या कहा जाता है? मेनर को कहा जाता है, मेनर किसे कहा जाता था? मेनर सामंत का निवास क्षेत्र को मेनर कहते थे। सामंत लोग जहाँ पर रहते थे उसी को बोला था, ठीक है। मध्यकाल में मेनर एक बड़ी जागीर या गांव हुआ करता था, जिस पर सामंत का पूर्ण अधिकार होता था। इसमें सामंत का किला, सामंत के खेत, सामंत के या और किसानों के घर वगैरह भी मेनर में शामिल हुआ करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, नाइट्स कौन थे? नाइट्स, नाइट्स सैनिक जो लोग होते थे उन्हीं को नाइट्स कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घुड़सवार योद्धा होते थे ये, सामंतों के अधीन रहा करते थे, युद्ध के समय सैन्य सेवा प्रदान करते थे। उनके लिए शौर्य और वफादारी के कड़े नियम भी हुआ करते थे। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद पदानुक्रम के अंतर्गत आता है? 20 नंबर बताएंगे कौन सा सामंतवाद पदानुक्रम यानी हायरार्की के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे राजा, बैरन और नाइट, ये तीनों जो है हायरार्की के यानी कि ये पदानुक्रम में आते हैं। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी। देखिए सामंतवादी जो व्यवस्था है दोस्तों, एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था होती है। इसमें एक जो नीचे पायदान पर कोई है, उससे ऊपर फिर कोई, फिर उससे ऊपर कोई, इस तरीके से सिस्टम बना रहता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सामंतवाद एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था थी। सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर राजा होता था फर्स्ट नंबर पर, फिर उससे नीचे होता था बैरन। बैरन माने होता है बड़े जो सामंत होते थे वो। नीचे होते थे नाइट्स, नाइट्स माने होता है योद्धा, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पर आते थे। चौथे नंबर पर कौन आता था? भूदास आते थे, सबसे नीचे रहते थे, ठीक है। और फिर उसके भूदास या किसान जो है सबसे नीचे रहते थे। तो डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। 21 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, नीचे यंत्र और उनके आविष्कार का मिलान कीजिए। यंत्र दिया, उनके आविष्कार दिए। फ्लाइंग फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल लूम का आविष्कार किया था जॉन के ने। ऑप्शन नंबर इसका टू ऑप्शन चला जाएगा, यानी कि पहले का दूसरा ऑप्शन लग जाएगा, पहले का दूसरा यहीं पर दिया हुआ है। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है किसने किया था?
हरग्रीव ने किया था दोस्तों, हरग्रीव ने इसको किया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्रॉम्पटन, एक मिनट रुक जाए, अगर इसको हम लगाते हैं पहला का फ्लाइंग शटल लूम जो है कहाँ पर लगेगा, जॉन के पर लग जाएगा। स्पिनिंग जेनी जो है ग्रीन पर लग जाएगा। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड यानी कि सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो गया दोस्तों। और फिर इसका जो है मसलिन व्हील का आविष्कार किसने किया था, मसलिन व्हील यानी म्यूल, ये हरग्रीव्स ने किया था, ठीक है। तो हरग्रीव्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन में जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल लगा दीजिएगा दोस्तों, 21 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दिए, ठीक 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 है। इसकी 21 का करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे, 21 का आप लगा दीजिएगा बी ऑप्शन, ठीक है। कहीं कहीं पर ए भी मिलेगा, लेकिन बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा बेटर है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका दोस्तों। द लास्ट जजमेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सॉरी, द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट किसके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध चित्र था। इस चित्र को बनाया था माइकल एंजेलो ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विशाल भित्ति चित्र था ये, जो वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल की बेदी की दीवार पर बनाया गया था। ईसा मसीह के न्याय के दिन को दर्शाता था यह चित्र, द लास्ट जजमेंट, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन द लास्ट सपर नामक पुस्तक कलाकृति से संबंधित है, बताएं। द लास्ट सपर नामक कलाकृति से संबंधित कौन है, लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। द लास्ट सपर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। इसमें ईसा मसीह को उनके शिष्यों के साथ अंतिम भोजन कराते हुए दिखाया गया था। इसी को बनाया था, द लास्ट सपर नाम की कलाकृति को बनाया था, द किसने बनाया था, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहीं पर बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन होना है, ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट के, तो आप जुड़ सकते हैं 9984 039 139 नंबर पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पीडीएफ नोट्स बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। अपना नाम इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए लगेगी। उसी 100 रुपये फीस में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहीं पर नोट्स आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। लाइव क्लास के लिंक, वैसे तो यूट्यूब पर ही क्लासेस होती है, तो यूट्यूब पर अगर केवल क्लास देखनी तो यूट्यूब पर ही आप देख लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट और को करिकुलर मास्टर और बीए करिकुलर पर। लेकिन अगर आपको पढ़ना है, ग्रुप में जुड़ करके पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी है, ऐसे क्वेश्चन पेपर की आंसर के साथ पीडीएफ प्राप्त करना है, तो आपको 100 रुपये फीस जमा करना पड़ेगा। जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, आपके पास क्यूआर कोड इसके अंदर भेजा जाएगा। अगर आप 4th एंड 5th का एक साथ फीस जमा करेंगे तो केवल 150 रुपये में दोनों सेमेस्टर का हो जाएगा। केवल एक सेमेस्टर की फीस 100 रुपये है, 2 सेमेस्टर की फीस 150 मतलब की जो है 150 रुपये है 4th एंड 5th की। तो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री सभी का मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे इससे जुड़ सकते हैं, सभी विश्वविद्यालय में ही सिलेबस है। हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया जिनका है उनका भी मिल जाएगा नोट्स, दोनों का मिल जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका चुका, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, बताएं। रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन की खोज करी थी विलियम हार्वे ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1628 में अंग्रेजी चिकित्सक थे विलियम हार्वे। इन्होंने प्रमाणित किया था कि हृदय शरीर की गति, मतलब शरीर में पंप की तरह कार्य करता है और रक्त की धमनियों और शिराओं के माध्यम से पूरी शरीर में घूमता है खून। 25 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार कौन था इनमें से। फ्रांसिस बेकन जो था इंग्लैंड का प्रसिद्ध निबंधकार है, अंग्रेजी निबंधों का जनक भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखें लॉर्ड बेकन को। अगला क्वेश्चन आपका जो 26 नंबर, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखी न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन पूरा नाम है, सॉरी न्यूटन, आइजैक न्यूटन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1687 में प्रकाशित इस महान ग्रंथ में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के जो नियम है इनके न्यूटन के, उन सभी को दिया हुआ है। आधुनिक भौतिकी का आधार माना जाता है इस पुस्तक को, प्रिंसिया को। 27 नंबर क्वेश्चन से, प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा है प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, अर्थशास्त्र के जनक हैं। 1776 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। आधुनिक अर्थशास्त्र की नींव रखी इस पुस्तक के माध्यम से, ठीक है। उन्होंने मुक्त बाजार का समर्थन भी किया, किसने, एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखेंगे। प्रश्न है, इंग्लैंड के किस काल को अंग्रेजी इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो रानी एलिजाबेथन काल जो है अंग्रेजी युग का, अंग्रेजी इतिहास का स्वर्णकाल इंग्लैंड के किस काल को कहते हैं, रानी एलिजाबेथ के काल को, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब था, रानी एलिजाबेथ प्रथम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल रहा दोस्तों 1558 ईस्वी से लेकर के,
ठीक है। 1558 से लेकर के 1603 ईस्वी तक स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इस समय इंग्लैंड में साहित्य में शेक्सपियर अपने जो है बढ़िया तरीके से लिख रहे थे। नौसेना की शक्ति और आर्थिक समृद्धि बहुत फैल चुकी थी इंग्लैंड की। 29 नंबर क्वेश्चन से इन इन प्रेज ऑफ फॉली इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक किसने लिखी? बहुत ही फेमस पुस्तक है। इन प्रेज ऑफ फॉली पुस्तक को लिखा इरेस्मस नाम के एक विद्वान ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डच विद्वान था इरेस्मस। इसने व्यंग्यात्मक पुस्तक के माध्यम से चर्च की बुराइयों और अंधविश्वासों पर चोट की, और मानववादियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है। किसको? इरेस्मस को। अगला क्वेश्चन से किसको आधुनिक अंग्रेजी के पिता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक अंग्रेजी के पिता के रूप में चौसर को जानते हैं दोस्तों, चौसर को। ठीक है, चौसर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चौसर चौसर जो है जियोफ्री चौसर को अंग्रेजी काव्य का पिता माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचना है द कैटेबरी टेल्स। उसमें अंग्रेजी भाषा को साहित्यिक पहचान दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। 31 नंबर क्वेश्चन से मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित था? मार्टिन लूथर जो था दोस्तों जर्मनी से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर जर्मनी के एक पादरी और धर्मशास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने कैथोलिक चर्च की प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह किया, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन जो है मार्टिन लूथर के नेतृत्व में ही हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन से बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मार्टिन लूथर ने ही किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूथर चाहते थे कि आम लोग स्वयं ग्रंथ पढ़ें, ठीक है, इसलिए उन्होंने लैटिन भाषा की बाइबल का अनुवाद जनसाधारण की भाषा जर्मन में किया, जिससे चर्च का एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक है, और सभी लोग ने चर्च के बारे में जाना पढ़ा। धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? यह पोप और क्षमा पत्र के खिलाफ विद्रोह था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार की कितनी बातें गिरजाघर के मुख्य द्वार पर चिपकाई थी? बताएंगे। 34 नंबर, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार की कितनी बातें चर्च के मुख्य द्वार पर चिपकाई थी? तो कितनी बातें चिपकाई थी दोस्तों? 95 बातें चिपकाई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 विचार जो है लिखे, और उन्हीं जर्मनी के विटेनबर्ग चर्च जो था उसी के दरवाजे पर ठोंक दिया, और यहीं पर जो लोग जाते तो उसको पढ़ते थे, सरल भाषा में छापा था इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, ट्रेंट की सभा किस वर्ष हुई थी? ट्रेंट की सभा काउंसिल ऑफ ट्रेंट 1545 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 1545। और 1545 से 1563 के बीच चली थी वहां तक। इसका उद्देश्य था कैथोलिक चर्च के भीतर जो सुधार है उसको किया जाए, और प्रोटेस्टेंट आंदोलन का जवाब देना था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन से आपका ऑक्सबर्ग की संधि जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1555 में हुई थी ऑक्सबर्ग की संधि। जर्मनी के भीतर कैथोलिक और लूथरन यानी कि प्रोटेस्टेंट मतों के बीच संघर्ष को समाप्त किया गया, और राजकुमारों को यह अधिकार दिया गया कि अपने राज्य का धर्म चुन सकते हैं राजकुमार लोग कि किस धर्म को मानेंगे, चाहे प्रोटेस्टेंट को माने चाहे वो कैथोलिक चर्च को माने। स्पेनी आर्मेडा को कब नष्ट किया गया? 37 नंबर, स्पेनिश आर्मेडा को कब नष्ट किया गया था? 1588 में नष्ट किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेनिश आर्मेडा स्पेन का एक विशाल नौसैनिक बेड़ा था, जिसे इंग्लैंड को जीतने के लिए भेजा गया था, लेकिन इंग्लैंड की नौसेना ने 1588 में इसको हरा दिया, और जिससे इंग्लैंड एक बहुत बड़ी समुद्री शक्ति बन चुका था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने तथा उसके प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ था? 38 नंबर बताएंगे। नए प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार को रोकने के उद्देश्य से यूरोप में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो प्रति धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति सुधार आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म के बढ़ते प्रभाव को देख करके कैथोलिक चर्च ने स्वयं को सुधारने और अपनी जो शाखा है या जो अपनी जो गलती उसको वापस पाने के लिए, अपनी शाख को वापस पाने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन का जो है एक सिद्धांत चला, ताकि जो है जो चर्च कैथोलिक चर्च जो है घट रहा है और प्रोटेस्टेंट बढ़ रहा है उसके खिलाफ, मतलब कि उसको रोका जा सके। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? बताएंगे। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। वेस्टफेलिया की संधि कब हुई थी? वेस्टफेलिया की संधि 1648 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1648 में हुई थी वेस्टफेलिया की संधि। पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में एक संधियों की एक श्रृंखला हुई थी, जिसमें यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध जो था 30 ईयर्स वार्स उसको समाप्त किया गया था। इसने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संप्रभुता के सिद्धांत की नींव रखी, जिसे आज हम वेस्टफेलियन सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 30 वर्षीय युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? क्यों हुआ था ये? तो बोहेमिया का विद्रोह इसी की वजह से शुरू हुआ था, बोहेमिया के विद्रोह से।
ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। यह युद्ध मुख्य रूप से धार्मिक युद्ध था। इसका तत्कालिक कारण था 1618 में प्राग की घटना थी, जहां प्रोटेस्टेंटों ने कैथोलिक अधिकारियों को खिड़की से बाहर फेंक दिया था। प्रोटेस्टेंट जो धर्म के लोग थे, उन्होंने कैथोलिक जो नए वाले बने थे, मतलब जो नए वाले बने थे, उन्होंने पुराने वालों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बोहेमिया का विद्रोह शुरू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन से आपका आ चुका है। यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के क्या परिणाम थे? यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम यह निकला दोस्तों कि नवीन युग का प्रारंभ हुआ, आधुनिक राज्य व्यवस्था का आरंभ हुआ और युद्ध ने जर्मनी को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। फ्रांस में तुर्गो किस पद से जुड़ा हुआ था? तुर्गो बताएंगे। फ्रांस में तुर्गो जो था, तुर्गोट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में तुर्गो, किस पद से जुड़ा हुआ था? तो ये वित्त मंत्री के पद से जुड़ा हुआ था तुर्गो। ठीक है, एनी रॉबर्ट जैक्स तुर्गो पूरा नाम था इसका। लुई 16वां के अधीन फ्रांस के वित्त मंत्री हुआ करते थे ये। उन्होंने मुक्त व्यापार और कर सुधारों की वकालत की थी, ताकि फ्रांसीसी क्रांति से पहले की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। लेकिन क्रांति तो होनी ही थी, क्रांति हो गई थी। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किस काल में कैबिनेट प्रणाली के प्रमुख अंगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ? किस काल में कैबिनेट प्रणाली के प्रमुख अंगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ था दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तार ही शार्ट कर गया था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जलने लगा था, जो है तार जो है जलने लगा था, इस वजह से तो मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ा क्लास, माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। हालांकि सही हो गया। चलें आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका चुका दोस्तों, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, किस काल में कैबिनेट प्रणाली के प्रमुख अंगों का पर्याप्त रूप से विकास हुआ? 43 नंबर फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो हैनोवर काल में हुआ था ये। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैनोवर काल। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली वास्तविक विकास जो हुआ है इसका जॉर्ज प्रथम के शासनकाल में, वो हैनोवर वंश के थे, उसके दौरान हुआ था, क्योंकि वे अंग्रेजी नहीं जानते थे और उन्होंने प्रशासन को मंत्रियों की एक समिति जो है पर छोड़ दिया था कि प्रशासन जो है वही मंत्रियों की समिति करेगी, कैबिनेट पर छोड़ दिया था। इसीलिए जो है कैबिनेट प्रणाली जो है यहीं से शुरू होती है, हैनोवर काल से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश के प्रथम शासक थे जेम्स प्रथम। क्या नाम था उनका? जेम्स प्रथम नाम था दोस्तों। रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु के बाद में 1603 ईस्वी में स्कॉटलैंड के जेम्स जो सिक्स थे, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम बने। ठीक है, जिससे इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश की शुरुआत हो जाती है। तो जेम्स प्रथम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। 45 नंबर क्वेश्चन से, वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? वैभवपूर्ण क्रांति के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो जेम्स द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स द्वितीय। 1688 ईस्वी की इस क्रांति के दौरान जेम्स द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि बिना किसी युद्ध के सत्ता परिवर्तन हो गया था, बिना एक बूंद खून गिरे। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड के किस शासक को बंदी बना करके 1649 ईस्वी में मृत्युदंड दिया गया था? तो 1649 ईस्वी में किसको बंदी बना करके जो है क्या किया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। तो चार्ल्स प्रथम को दिया गया था, चार्ल्स प्रथम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स प्रथम। अंग्रेजी गृह युद्ध के बाद संसदीय बरलो ने चार्ल्स प्रथम पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और जनवरी 1649 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उनको फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 47 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न, चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष में राजा घोषित कर दिया गया था? चार्ल्स द्वितीय को किस वर्ष राजा घोषित कर दिया गया था? तो 1660 ईस्वी में राजा घोषित किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1660 ईस्वी में। ओलिवर क्रामवेल के शासन में के अंत के बाद 1660 ईस्वी में राजशाही को फिर से स्थापित किया गया, जिसे जो है कहा जाता है दोस्तों रेस्टोरियन काल। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 48 नंबर क्वेश्चन है। विलियम ऑफ ऑरेंज और उनकी पत्नी मैरी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर कब बैठाया गया था? तो विलियम ऑफ ऑरेंज और उसकी पत्नी
पत्नी मैरी को इंग्लैंड के राज सिंहासन पर बैठाया गया था 13 फरवरी 1689 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 13 फरवरी 1689, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद संसद ने उन्हें संयुक्त रूप से शासन करने का अधिकार दिया, बशर्ते उन्होंने बिल ऑफ राइट्स को स्वीकार किया था। को करिकुलर मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लेक्चर आपको मिलते रहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन से प्रोटेस्टेंट का संस्थापक कौन था? प्रोटेस्टेंट का संस्थापक जो धर्म नया चला था ईसाइयों का, वो था मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के मार्टिन लूथर ने 1517 ईस्वी में कैथोलिक चर्च की बुराइयों के खिलाफ 95 थीसिस लिखी, जिससे रिफॉर्मेशन ने धर्म सुधार की शुरुआत होती है। उसको चर्च की दीवार पर चिपका भी दिया था इन्होंने। 50 नंबर क्वेश्चन से सड़क निर्माण में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? 50 नंबर, सड़क निर्माण में निम्नलिखित में से भूमिका निभाई किसने थी? मैकेडम ने भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैकेडम ने भूमिका निभाई थी। जॉन मैकेडम ने पत्थर की परतों का उपयोग करके, ठीक है, मैकडमाइजेशन तकनीकी विकसित की, जिससे टिकाऊ और जल निकासी वाली सड़कों को बनाना संभव हो पाया था। तो वही थी सड़क निर्माण को लेकर के। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड पुस्तक किसने लिखी है? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड, इस पुस्तक को लिखा अर्नाल्ड टाइनबी ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्नाल्ड टाइनबी की पुस्तक है। औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाने का काम भी इन्होंने किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। यह पुस्तक उनके व्याख्यानों का संग्रह है, जो उनकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। कॉमन सेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? कॉमन सेंस नामक पुस्तक लिखी थॉमस पेन ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस पेन की इस पुस्तक ने अमेरिकी क्रांति के दौरान लोगों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता पाने के लिए प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। औद्योगिक क्रांति की वजह से यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। 53 नंबर, औद्योगिक क्रांति के कारण से यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, विनिर्मित वस्तुओं के उपभोग के लिए, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की उपयोगशाला किस देश को कहा जाता है? 54 नंबर, फटाफट से आप बताएंगे। औद्योगिक क्रांति के दौरान विश्व की प्रयोगशाला किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 55 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बड़ा ही जबरदस्त लेक्चर है आपका। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका। औद्योगिक क्रांति के समय यूरोपीय लोगों ने उपनिवेश स्थापित करना कब शुरू किया था? विनिर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए, बिल्कुल ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। 53 नंबर जैसा ही क्वेश्चन है, डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी। 56 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न आपका 56 नंबर क्या है? यूट्रेक्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? यूट्रेक्ट की संधि जो हुई थी दोस्तों, इस संधि ने स्पेनिश उत्तराधिकार के युद्ध को समाप्त किया था और यूरोप में शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर स्थापित किया। 1713 में संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है। अमेरिका में सर्वप्रथम किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था? अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था? तो स्पेन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, स्पेन ने किया था सबसे पहले। ठीक है, भारत में पुर्तगाली आए थे पहले, ठीक है, लेकिन स्पेन में आप देखेंगे तो मतलब स्पेन वाले गए थे अमेरिका में। 1492 में कोलंबस की यात्रा के बाद स्पेन ने फ्लोरिडा और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में सबसे पहले बस्तियां बसाई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता किस वर्ष के बाद प्रारंभ हुई थी? 58 नंबर, इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच प्रतिद्वंदिता किस वर्ष के बाद में प्रारंभ हुई थी? 1689 के बाद में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1689 के बाद में किंग्स विलियम वार के साथ दोनों देशों के बीच औपनिवेशिक और व्यापारिक वर्चस्व के लिए लंबी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, ध्यान रखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन से, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई थी 16 दिसंबर 1773 को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 दिसंबर 1773 इज राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेरिकी क्रांति की एक प्रमुख घटना है जहां चाय पर टैक्स के विरोध में उपनिवेशवादियों ने ब्रिटिश जहाज से चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी थी। 60 नंबर क्वेश्चन है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसने लिखी है? जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मनुष्य, रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति का आधार बना ये जो कथन था इनका। 61 नंबर क्वेश्चन है। फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख
फ्रांसीसी क्रांति में टेनिस कोर्ट की शपथ की तारीख है 20 जून 1789। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जब थर्ड स्टेट के प्रतिनिधियों को हॉल से बाहर कर दिया गया तो उन्होंने पास के टेनिस कोर्ट में शपथ ली और कि वे फ्रांस के लिए संविधान बनाए बिना नहीं हटेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, स्टेटस जर्नल में प्रतिनिधित्व था। स्टेटस जर्नल में प्रतिनिधित्व था किसका? पादरी का, सामंत का, जनसाधारण का, सभी का था। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। तीनों वर्ग थे इसमें, पादरी वर्ग था, ठीक है, सामंत यानी कुलीन वर्ग भी था और जनसाधारण वर्ग भी इसमें था। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे दोस्तों। 63 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है गिलोटिन क्या था, बताएंगे। गिलोटिन क्या था? तो सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन को गिलोटिन कहते थे। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। सिर धड़ से अलग करने वाली मशीन को क्या कहते थे? गिलोटिन कहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपराधियों को मृत्युदंड देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 64 नंबर। चर्च को बदनाम वस्तु कहकर के कौन पुकारता था? चर्च को बदनाम वस्तु कहकर के वाल्टियर पुकारता था, सी ऑप्शन। वाल्टियर चर्च को बदनाम वस्तु कहता था। महान दार्शनिक था वाल्टियर। कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार और असहिष्णुता के खिलाफ था यह, और इसीलिए इसने चर्च को बदनाम वस्तु कहा था। 65 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन शुरू हुई थी, बताएंगे। टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन शुरू हुई थी? 65 नंबर प्रश्न फटाफट से आप बताएंगे। 65 टेनिस कोर्ट की शपथ की घटना किस दिन शुरू हुई थी बेटा? तो ये शुरू हुई थी किस दिन? तो ये शुरू हुई थी 17 या 20 जून की डेट को, 1789। ठीक है। ये आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की घटना 20 जून 1789। 20 जून कहीं पर है, 21 जून लगा दीजिएगा। 20 जून 21 जून, बात एक ही है, डी ऑप्शन। 65 नंबर का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा दोस्तों। 65 का क्या लगाएंगे? 65 का डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का डी ऑप्शन। तो 65 का डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 66 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन किस देश को व्यापारियों का देश कहता था? नेपोलियन नेपोलियन इंग्लैंड को व्यापारियों का देश कहता था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 67 नंबर क्वेश्चन है, 1801 ईस्वी में कॉनकॉर्डेट समझौता किसके मध्य हुआ था, बताएंगे। 1801 में कॉनकॉर्डेट समझौता जो हुआ था नेपोलियन और पोप के बीच में हुआ था। नेपोलियन और पोप के बीच में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन और पोप पायस 7 के बीच में हुआ था एक समझौता, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान चर्च और राज्य के बीच तनाव को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 68 नंबर। नेपोलियन ने 8 जुलाई 1807 ईस्वी को टिलसिट की संधि किसके साथ की थी? टिलसिट की संधि हुई थी दोस्तों रूस के साथ। ठीक है। रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम और नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में संधि हुई थी, जिसमें यूरोप को 2 प्रभाव क्षेत्रों में बांट दिया गया था। रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, यह मेरी सैकड़ों विजय नहीं बल्कि मेरे निवासियों की संहिता है, मतलब मेरे नियमों की संहिता है जो मुझे लंबे समय तक अमरता प्रदान करेगी। यह कथन किसका है? 69 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन ने इस बात को कहा था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेपोलियन कोड जो था उसके संदर्भ में कहा गया कथन है, जो आज भी कई देशों में कानून का आधार बनता है। 70 नंबर क्वेश्चन से, नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता में निम्न में से कौन सा कानून शामिल था? इनमें से नेपोलियन बोनापार्ट की विधि संहिता में निम्न में से कौन सा कानून शामिल नहीं था, पूछा गया, नहीं था। देखिए नागरिक संहिता शामिल थी, व्यापारिक संहिता शामिल थी, फौजदारी संहिता भी शामिल थी, लेकिन संधि संहिता इसमें शामिल नहीं की गई थी, यानी सी ऑप्शन इसमें ट्रीटी कोड नहीं था। अगला 71 नंबर क्वेश्चन से, प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन किया। 71 नंबर, प्रथम काउंसिल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन किया था, कब से कब तक? 1799 से 1804 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1799 में तख्ता पलट के बाद वह प्रथम काउंसिल बना और 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था किसके विरुद्ध लागू की थी? 72 नंबर, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था जो थी वो लागू की थी इंग्लैंड के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 73 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे दोस्तों। प्रश्न है, नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा बर्लिन आज्ञापति के द्वारा किस वर्ष की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था की घोषणा बर्लिन आज्ञाति के द्वारा जो की थी 21 नवंबर 1806 को की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है दोस्तों। प्रश्न है, जून 1815 ईस्वी के किस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी? तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वाटरलू के युद्ध में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नेतृत्व में मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को अंतिम रूप से पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, को करिकुलर मास्टर चैनल पर हमारे और भी लेक्चर पड़े हुए हैं इसके, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड की सेना का नेतृत्व किया था वेलिंगटन के ड्यूक ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेलिंगटन के ड्यूक ने किया था। आर्थर बेल्सली, जिन्हें ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के नाम से जानते हैं, इस युद्ध के महानायक हुआ करते थे। इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है। आंसर की भी अपलोडेड है, आंसर की भी आपको मिल जाएगी, ये देखें, ये आंसर की लगी हुई है, आंसर की भी साथ में मिल जाएगी और सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है फोर्थ सेमेस्टर का, अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है सभी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव का भी लिखित का, तो 9984 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। 9984 ये 8 है दोस्तों, ठीक है। 9984 ये 8 है, ठीक है। 9984 039 139 पर आप एसएमएस कर दीजिएगा। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपये फीस जमा कर देने हैं। इसी 100 रुपये फीस में आपको जो है तमाम सारे नोट्स मिल जाएंगे, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी के भी, और इसके क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड के ऑब्जेक्टिव भी नोट्स मिलेंगे, लिखित भी नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है तो उसका भी मिल जाएगा। यानी सभी सब्जेक्ट का, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, को करिकुलर, इन सभी का नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 100 रुपये फीस में। जिन बच्चों को जुड़ना है तुरंत फीस जमा करके जुड़ जाए, देर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए व्यवस्था कर दी गई। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखेंगे। सभी विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट है, यही सिलेबस है, ठीक है। धन्यवाद।